हेलो एवरीवन। देखिए, क्लास 12 की फिजिक्स और उसके अंदर है यूनिट नंबर 1, जिसकी हम 6 क्लास पढ़ चुके हैं और आज हम लेकर आए क्लास नंबर 7। एक बार हम देख लेते हैं हमने अभी 6 क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, पहली क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन, चार्ज क्या है और फैक्ट अबाउट चार्जेस पढ़ा। दूसरी क्लास के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, दूसरी क्लास के अंदर हमने बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा और उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा। तीसरी क्लास के अंदर वेक्टर फॉर्म द कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ा। फोर्थ क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा अच्छे से। और पांचवी क्लास और छठी क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तक हम कवर कर चुके हैं। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है, आज जो भी क्लास हमारी होगी वो होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए चालू करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव जिसको हिंदी में कहते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल। दो पोल नॉर्मली अगर हम समझे तो दो डाइपोल का क्या मतलब है, दो पोल। जैसे इलेक्ट्रिक, इस यूनिट के अंदर देखते हैं हमने एक सिस्टम लिया प्लस क्यू, और ये कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू। प्लस क्यू हम इस यूनिट के अंदर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी चार्ज हम लेंगे वो दोनों ही चार्ज कैसे होंगे, पॉइंट चार्ज। और माना इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a। 2a इसलिए, बाकी डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं बट 2a से हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए हम डिस्टेंस 2a ले लेते हैं। यहाँ पर हम इनका सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। 2a का आधा पार्ट कितना होगा भाई, आधा पार्ट होगा a, और इसका आधा पार्ट कितना हो जाएगा, a। तो a और a यहाँ पर हमारी ये हो गई है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम देखें तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो, एक तो प्लस क्यू चार्ज है, दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो 2 है। दिखने में ये डिस्टेंस लग रही है कि इतनी है, बट ये इतनी डिस्टेंस नहीं होती है। ये कैसी डिस्टेंस है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और साथ में हमने देखा कि चार्ज चार्ज दोनों ही क्यू और क्यू ही है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है। बस इसमें अंतर ये है कि ये प्लस का है और ये माइनस का। मतलब मैं अगर इसको बोलूं तो ये मैग्नीट्यूड दोनों चार्जों का क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड चार्ज का क्या है, सेम है, बट उसका जो नेचर है वो अपोजिट है। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम बोले अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल चार्जेस। देखो ऊपर क्यू क्यू लिखा हुआ है, टू इक्वल चार्जेस एंड अपोजिट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखो इक्वल, ये दोनों इसमें कवर हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरी स्मॉल डिस्टेंस अगर होती है तो उस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोला जाता है उसको, हिंदी में अगर हमें बोलना है, दो आवेश जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों और उनका जो परिमाण है वो समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत हो। प्रकृति का मतलब एक प्लस है और दूसरा माइनस है। तो दास में हम देखेंगे क्या है विद्युत द्विध्रुव, क्या है हिंदी में, दो आवेश जिनका परिमाण तो समान हो लेकिन प्रकृति विपरीत और कुछ बहुत कम दूरी पर एक दूसरे से रखे हों, तो उस निकाय को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और ये जो डिस्टेंस है ये वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज होती है जिसके डाइपोल के अंदर। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी में मैंने बोल दिया है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि NaCl है, HCl है, H2O है, CO2 है, दीज आर द डाइपोल्स। जैसे कि मान लो कि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, तो इसका जो यहाँ पर देखो इस पे जो चार्ज है माइनस ही है और ये प्लस है, Na प्लस Cl माइनस, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डाइपोल। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जो डाइपोल है उसके अंदर हम पोलर और नॉन पोलर की बात भी करेंगे, बट अभी हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल समझना था तो हमने समझा। इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट बार देखते हैं हम क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो क्या होता है, ये एक सिस्टम होता है जिसके अंदर चार्जेस के जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होता है लेकिन नेचर अपोजिट होता है। दूसरा, उनके बीच में वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस होती है, उस पूरे सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसके एग्जांपल है हमारे पास, जैसे NaCl है, अभी हम एक में लिख लेते हैं, बाकी बाद में अलग अलग कर लेंगे इनको, और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके।
तो हमने ये देख लिया पूरा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने पूरा देखा। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें देखो, इसमें अगर कोई पूछे, जैसे कि मान लो कोई पूछे कि +5 और -5 ये दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं, जिसको मैं 2a बोल देता हूँ फिलहाल, क्या ये डाइपोल है? बिल्कुल ये डाइपोल है, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो 5 है और दो, एक पे चार्ज प्लस है और एक पे माइनस है, तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनका जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए और वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे वो रखे होने चाहिए। उस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन अगर कोई ये बोले कि +5 कूलम और माइनस का 7 कूलम, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। डाइपोल के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर अपोजिट हो, तो उस और बहुत कम दूरी पे रखे हो, उस सिस्टम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हमने पढ़ लिया है बेसिक इंट्रोडक्शन में। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो हमारे पास एक डाइपोल बना हुआ है, अब हम अच्छे से जान चुके हैं इस पूरे सिस्टम को डाइपोल बोला जाता है। और अब देखो इसमें दो वर्ड हमारे पास आएंगे, एक तो होगा एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन जिसको हिंदी में बोला जाएगा अक्षीय रेखा, और दूसरा हमारे पास वर्ड आएगा इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन जिसको हिंदी में बोला जाएगा निरक्षीय रेखा। ये हमारे पास निरक्षीय रेखा। अब इन दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं हम। देखो दोनों चार्जेस को, जैसे कि +q और -q, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो रेखा है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो रेखा है उसे ही बोला जाता है एक्सियल लाइन। कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। तो अगर हम इसके बारे में लिखें तो हम क्या लिखेंगे? द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस, लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज, हिंदी में क्या बोलेंगे? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा अक्षीय रेखा कहलाती है। दूसरी वर्ड है हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है, देखो एक्सियल लाइन की परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो हमने ये परपेंडिकुलर बना दिया। बट ऐसी काफ़ी सारी लाइन हो सकती है, हर किसी को हम निरक्षीय रेखा इक्वेटोरियल लाइन नहीं बोल सकते। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास ये है कि एक तो वो एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि यहाँ 90 बन रहा है, ये 90 बना दिया, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है। दूसरा वो उस डाइपोल के सेंटर से पास हो। देखो इक्वेटोरियल लाइन के अंदर हमें दो चीज़ें बोलनी है, एक तो एक्सियल लाइन के तो परपेंडिकुलर हो, जैसे कि यहाँ 90 दिख रहा है हमें, और दूसरा वो जो लाइन है वो डाइपोल के सेंटर से पास हो, तो उस लाइन को बोला जाता है इक्वेटोरियल लाइन। उस लाइन को क्या बोला जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन निरक्षीय रेखा उसे बोला जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं, अगर इसमें लिखना भी चाहें तो हम क्या लिखेंगे? मैं बोल देता हूँ कि मैं लिख भी देता हूँ, चलो। एक तो लाइन किसके परपेंडिकुलर है? एक्सियल के, तो लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सियल लाइन and passing through the center of dipole। हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्षीय रेखा के लंबवत और द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा। अक्षीय रेखा के लंबवत और द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। इक्वेटोरियल लाइन हमने हिंदी इंग्लिश में समझ लिया है कि जो लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन, देन द लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने क्या समझा? हमने डाइपोल के बारे में समझा, एक्सियल और इक्वेटोरियल के बारे में जाना। तीसरा पॉइंट हमारा ये है, देखो इसी के अंदर हम देखते हैं, अगर कोई पूछे कि इस पूरे सिस्टम का इस जो डाइपोल है इसका नेट चार्ज कितना है, तो जो नेट चार्ज होगा वो हमें पता है कितना होगा भाई। नेट चार्ज देखो +q है ये और वो है -q, और चार्ज स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हमें उसे साइन के साथ जोड़ना पड़ता है। तो ये +q से -q कटा तो कितना आया? 0। तो जो डाइपोल है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो नेट चार्ज है वो कितना होता है? 0, क्योंकि हमने देखा था कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है और जब उनको जोड़ा जाएगा तो उनको एल्जेब्रिक सम में ही जोड़ा जाता है, इसलिए नेट चार्ज कितना है? 0। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें 0 नहीं होता है। रीजन देखो क्यों, कि हमने देखा था +q चार्ज से r दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है kq/r का स्क्वायर। देखो हम पिछली क्लासों में इसका रिवीजन पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं कि पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? kq/r का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चार्ज है, देखो अगर यहाँ जैसे कि कोई पूछे
कि मान लो यह इस डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो जो नेट डाइपोल हम आगे डेरिवेशन भी करेंगे इसका, जिसको अब एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उससे जाना जाता है। तो देखो ये प्लस क्यू के कारण हमारे पास ये दूरी है और माइनस क्यू के कारण दूरी ये है, क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। एक पॉइंट पे अगर होते जैसे प्लस क्यू भी यहाँ होता और माइनस क्यू भी होता, मतलब डिस्टेंसेस सेम होती, तब तो इसका नेट चार्ज कितना आ जाता, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाता। बट हमने देखा कि जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, जैसे हमें यहाँ निकालना है, तो प्लस जब हम यहाँ निकाल रहे होंगे तो प्लस क्यू से दूरी अलग होगी और माइनस क्यू से दूरी अलग होगी, और चूंकि इसमें डिस्टेंसेज अगर अलग अलग हो गई तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हमने क्या क्या देखा, हमने डाइपोल देखा। डाइपोल क्या चीज है, दो इक्वल चार्ज है बट अपोजिट है नेचर में और सेपरेटेड है बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नॉन ए डाइपोल। उसके बाद हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के बारे में देखा। एक्सियल लाइन क्या होती है, जो दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन है उसे एक्सियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, जो एक्सियल लाइन उसके परपेंडिकुलर और उसके डाइपोल के सेंटर से पास होती है उसे इक्वेटोरियल लाइन। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि जो नेट इस डाइपोल पूरे सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो तो 0 होता है बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। अब चलो हम आगे चलते हैं। अब हम आगे आते हैं, देखो अगला हमारा टर्म्स है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या चीज होती है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने अच्छे से पढ़ा। अब हम आते हैं अगली टर्म जो हमारी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। पहली बात तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मूवमेंट होता है वो हमें ये बताता है कि उसने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने अगर है तो उसकी स्ट्रेंथ को बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। मतलब अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ को कौन बताता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलिए आगे चलते हैं, बाय फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला इसका होता है चार्ज P बराबर, P से इसे डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को किससे डिनोट करते हैं हम, P से। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू बीच की दूरी कितनी है 2a, इसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इसे क्या बोला जाएगा, देखो हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों प्लस और माइनस का लगाया ही नहीं है, मतलब हमने चार्ज का क्या लिखा है, ओनली मैग्नीट्यूड। हमने चार्ज का क्या लिखा है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड। देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कोई सा भी चार्ज हो सकता है, इसलिए हम एदर चार्ज लिख देते हैं इसमें, एदर चार्ज मतलब दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, और बीच में ये क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों की बीच की जो दूरी है उसको हमने प्रोडक्ट कर दिया है, और इसको क्या है, दोनों के बीच में गुणा का साइन। तो यही इसकी डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की। बताओ क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशन, तो किस किस का प्रोडक्ट है ये, तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो मैं इसको आराम से जल्दी लिख रहा हूँ लेकिन बोल अच्छे से रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डेफिनेशन हमारी क्या बनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम का जो प्रोडक्ट है वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हालांकि हम P से दर्शाते हैं, तो ये P की डेफिनेशन हो गई है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर फॉर्म जब इसका लिखा जाएगा, देखो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम, P वेक्टर, और हमें बहुत अच्छे से पता है कि वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। देखो मैं स्टार्टिंग में बताया अच्छे से कि यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता था, ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड। तो अगर फुली वेक्टर हमें लिखना है तो हम क्या करते थे, मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते थे और वो पूरा वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसी तरह से इसका मैग्नीट्यूड तो ये रहा 2 इंटू 2a, और इसको गुणा कर देंगे हम यूनिट वेक्टर से, तो ये इसका फुली वेक्टर आ जाएगा। अब पी कैप क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। भाई बताओ पी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, और इसकी जो डायरेक्शन है पी कैप, जो पी की डायरेक्शन है वो याद रखनी है, -q2 प्लस q के बीच में इसकी डायरेक्शन होती है। देखो दोबारा देखेंगे हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। हिंदी में कैसे बोलेंगे, दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये हमने डेफिनेशन लिख दी। फॉर्मूला इसका ये होता है, ये मैग्नीट्यूड को दर्शा रहा है, और ये जो है वो कैसी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से गुणा करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और पी कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो उसकी जो डायरेक्शन है वो -q2 प्लस q के बीच में होती है, -q से +q। जैसे इस डायग्राम में अगर हम पी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन दिखाएंगे तो -q से +q के बीच में इसकी डायरेक्शन होगी। अब हमारा ये भी हो चुका है।
इसका जो यूनिट होगी, यूनिट क्या लिखेंगे भाई बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। हमें पता है इलेक्ट्रिक पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्यू की यूनिट क्या होती है, कुलाम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो पी की जो यूनिट आई, ऐसा यूनिट आई, वो क्या आई है, हम ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, कुलाम इंटू मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या है, कुलाम इंटू मीटर। और डायरेक्शन याद रखनी है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में होती है। अगर कोई डायमेंशन नहीं, डायरेक्शन बोल रहे हैं। अगर कोई पूछे कि इसकी डायमेंशन बीमा क्या चीज़ है, तो हम लिख देंगे कुलाम की क्या होती है, हमने पढ़ रखा है A1 T1, और मीटर की तो हमें पता है L1। तो इसकी जो बीमा हो गई वो हो गई L1 T1 और A1, ये बीमा हमने निकाल दी डाइपोल मोमेंट की। कौन सी क्वांटिटी है ये, हम लिख भी सकते हैं, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच में। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पॉइंट। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डाइपोल का, देखो द्विध्रुव का जो महत्व है भौतिक क्या है। तो हम दो वर्ड्स इसमें देखेंगे, एक तो है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसका क्या मतलब है, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है, जैसे हमने NaCl देखा था, NaCl में पॉजिटिव और नेगेटिव के जो सेंटर थे वो एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए थे। मतलब जैसे कि ये हमारे पास मान लो कि Na+ था और ये Cl- था, इसका जो प्लस ई था और ये इसका जो माइनस ई था, दोनों के बीच में कुछ दूरी थी। और हम डाइपोल मूवमेंट के फॉर्मूले से बहुत अच्छे से जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू टू ए। अगर टू ए उसके पास है, डिस्टेंस जो है अगर वहाँ डज नॉट जीरो है, तो P भी डज नॉट क्या होगा, जीरो होगा। देखो ध्यान से देखेंगे, जब उन दोनों के बीच में डिस्टेंसेस जीरो नहीं है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर जो है वो अलग अलग बैठे हुए हैं, पॉजिटिव सेंटर ये रहा, नेगेटिव सेंटर ये रहा, उनके बीच में कुछ डिस्टेंसेज है, तो इसका मतलब वहां पर जीरो डिस्टेंस जो है उनके बीच में जीरो नहीं है, इसलिए उनका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी जीरो नहीं होता है। इस केस में क्या होता है, इसके अंदर जैसे कि CO2 CH4 क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, जिससे उनकी जो बीच की दूरी है वो 2a कितना हो जाती है, जीरो। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P बराबर Q इंटू टू ए, अगर 2a जीरो हो गई है तो P भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो जैसे दो दो एग्जाम्पल हमने लिख लिए हैं यहाँ पर, इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, कौन कौन से, जैसे कि NaCl है, HCl है, H2O है। इस तरह से ये एग्जाम्पल हमें सुन लिए। तो पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, हम देखते हैं एक बार कि एक पॉइंट हमारा यहाँ से निकल कर आया कि जो उनका डाइपोल मूवमेंट है, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या लिखेंगे, जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है, और इसका डाइपोल मूवमेंट जो है वो कितना होता है, जीरो होता है। और ये डाइपोल मूवमेंट जीरो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो पॉजिटिव सेंटर और नेगेटिव सेंटर है एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर संपाती नहीं है। तो अगर हम बोलना है जैसे इसके बारे में, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर डू नॉट कोइंसाइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर डू नॉट कोइंसाइड। अगर ऐसा है तो उसे बोला जाएगा पोलर मॉलिक्यूल्स, और अगर ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड टू ईच अदर तो हमें बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मेरे को लिखना है तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर डू नॉट कोइंसाइड, इसमें तो आ जाएगा डू नॉट कोइंसाइड, स्पेलिंग लिख लेंगे हम कोइंसाइड, और इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर कोइंसाइड, इसमें कोइंसाइड कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाता है, जिससे उनके बीच की डिस्टेंस जीरो हो जाती है, जिससे डाइपोल मोमेंट भी जीरो हो जाता है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, डेफिनेशन भी देख लिया, कंडीशन भी हमने देख लिया। दोबारा सुनेंगे, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटर है उनके भी वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाते हैं। अगली बात, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड नहीं किए तो इसका मतलब डिस्टेंस जीरो नहीं है, इसलिए उनका डाइपोल मूवमेंट भी जीरो नहीं होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट जीरो नहीं होता है, जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है। एग्जाम्पल हम देखें तो दो दो याद कर लेते हैं, NaCl HCl H2O इसमें आ जाएगा, CO2 CH4 आदि इसमें आ जाएंगे। तो ये था हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हमने देखा कि पोलर मॉलिक्यूल क्या है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है। आगे चल के जब हम यूनिट नंबर 2 में जाएंगे तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो हम इसकी बात आगे करेंगे। चलो अब हम आगे चलते हैं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेरिवेशंस करते हैं। हमारे NCERT के सिलेबस में दो डेरिवेशन है हमारे पास। एक तो है एक्सियल लाइन पर निकालना इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा हमें निकालना होगा इक्वेटोरियल लाइन पर। और एक्सियल लाइन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं, दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो रेखा है उसे एक्सियल लाइन,
और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर और डाइपोल के सेंटर से पास होने वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन। तो हमें क्या करना है, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं। पहले ये प्लस क्यू चार्ज है और ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है, दोनों ही पॉइंट चार्ज है। इनके बीच में जो सेंटर पॉइंट है ओ है, ये जो सेंटर पॉइंट है इसलिए इसको ए बोल देते हैं। और ये दूरी भी कितनी है हमारे पास, ए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है यहाँ से, ए प्लस ए बराबर 2 है। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी हो चुकी है, 2 है। अब हमें पता है कि जो इक्वेटर एक्सियल लाइन जो है वो दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा होती है। तो इसके किसी एक पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने माना कि वो पॉइंट है पी और वो एक्सियल लाइन पर स्थित है। तो अब हम क्या करते हैं, पी पर देखते हैं। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो अगर हम उस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान ले तो प्लस के कारण उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, दूर बाहर की तरफ होगा। और माइनस के कारण कैसे होगा, टुवर्ड्स। देखो हम पढ़ चुके हैं, ये माइनस क्यू के कारण और ये प्लस क्यू के कारण। क्योंकि देखो हमने पढ़ा था प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होता है और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस माइनस क्यू चार्ज की तरफ होता है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर हम देखें इस पॉइंट पे, पी पॉइंट की बात चल रही है, तो प्लस क्यू के कारण इस पे कैसे होगा, आउटवर्ड, जो कि बाहर लगा दिया हमने। इस माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके खुद की तरफ होगा, तो हमने इसको इधर लिख दिया है। अब पी, हमें चार्जों के बीच में डिस्टेंस तो पता है लेकिन पी के बारे में नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मानेंगे। और हमने बोला कि ये जो ओ पॉइंट है यहाँ से जो पी पॉइंट है वो कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर। हम बोल देते हैं कितनी दूरी पर है भाई, आर दूरी पर। ये जो डाइपोल का सेंटर है वो, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर। अब हम देखते हैं प्लस क्यू से उस पॉइंट की दूरी कितनी है। अब प्लस क्यू से पी पॉइंट के बीच की दूरी देखो कितनी होगी। हमें पता है ये जो दूरी है ये तो 2a है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की दूरी 2a है। और ये जो दूरी है वो हमारे पास r है। दोबारा ध्यान से सुनेंगे, ये जो प्लस क्यू अगर हम बात करें, हमें ये दूरी बतानी है, जिसमें से ये दूरी तो हमें पता है 2 है और ये जो दूरी है हमारे पास कौन सी वाली, ये r है। तो बताओ ये दूरी कितनी हो गई। तो देखो P से चल के आते हैं हम, P से यहाँ तक आए r, अब बच गई यहाँ तक बतानी थी, तो ये जो दूरी हमें बतानी है अब, तो ये तो a है, तो दूरी कितनी हो गई, r प्लस a। तो प्लस क्यू के कारण जो डिस्टेंस है वो है r प्लस a। हमें अच्छे से पता चल चुका होगा यहाँ पर। अब हमारा काम है माइनस क्यू से p के बीच की दूरी ढूंढना। तो हमने ये दूरी ढूंढनी है अब। तो देखो ये दूरी जो है वो है r और ये दूरी है a, तो बच गई कितनी, r माइनस a। दोबारा देखेंगे क्या हुआ है, प्लस क्यू से p के बीच की दूरी बतानी थी, ये दूरी दिख रही है हमको साफ साफ r, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ है वो तो a के बराबर है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, r प्लस a। अब माइनस क्यू से p के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो हमें पता है कि ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, हमें सिर्फ इतनी बतानी है ये दूरी, ये नहीं चाहिए ये वाला पोर्शन जो कि a के बराबर है। तो ये दूरी कितनी हो गई, r माइनस a। तो ऐसे करके प्लस क्यू से p की दूरी और माइनस क्यू से p के बीच की दूरी हमने निकाल ली है। अब हम चलते हैं प्लस क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो हमने बहुत अभी पिछली क्लासों में पढ़ रखा है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज है और उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वो कितना होता है, के क्यू बटा r का स्क्वायर। ये हम पढ़कर आ चुके हैं। पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो डिस्टेंसेज होगी वो होगी के क्यू बटा r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो चलो प्लस क्यू के कारण कितनी होगी वो देखते हैं। हम चार्ज का मैग्नीट्यूड नहीं रख, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, नेचर को नहीं रख रहे हैं, प्लस और माइनस को, इसलिए हमने डायरेक्शन को अलग अलग दिखा दिया उसमें। तो हम लिखेंगे के क्यू अपॉन डिस्टेंस, प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी कितनी है भाई, r प्लस a का स्क्वायर। सिमिलरली हम माइनस क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। देखो माइनस क्यू कितना होगा, के इंटू क्यू। देखो अगर हम चार्ज की जगह रखते तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाते, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड रखा है। माइनस क्यू से पी के बीच की दूरी कितनी है, r माइनस a का स्क्वायर, r माइनस a का स्क्वायर। अगर कोई हमसे पूछे कि माइनस क्यू, ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू में से ज़्यादा कौन है, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1/2 और 1/4 इन दोनों में से बड़ा कौन है, ये। क्यों, अगर नीचे की संख्या छोटी होती है तो ओवरऑल संख्या बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा और इसको करेंगे तो 0.25 आएगा। 0.50 और 0.25 में से यही बड़ा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने देखा कि नीचे की संख्या में घट रहा है कुछ तो ये छोटी संख्या होगी, इसलिए ओवरऑल संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, और ये इससे छोटी जाएगी। इन दोनों से हमने देखा कि जो ई माइनस क्यू है वो ई प्लस क्यू से क्या है, बड़ा।
इसका मतलब जो हम नेट लिख रहे होंगे, क्योंकि एक दिशा में होता तो हम जोड़ते, लेकिन ये तो अलग अलग दिशा में है, और अगर अलग अलग दिशा में होता है तो हम इनको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट किस में से किसको घटाना है वो डिसाइड होगा यहाँ से, क्योंकि ज़्यादा कौन है, माइनस क्यू। क्यों? क्योंकि देखो नीचे की वैल्यू कम है, इस कॉन्सेप्ट को यूज करो। अगर नीचे की वैल्यू कम होती है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होती है। देखो यहाँ पर ये वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू, तो इसलिए ये वैल्यू ज्यादा है, ई माइनस क्यू ज्यादा होगा ई प्लस क्यू। तो जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे होंगे तो हम लिखेंगे ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू, और वही नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलो हम आगे की तरफ चलते हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब हमारे पास ई नेट जो आएगा, मैंने अभी भी बताया कि किस में से किसको घटाएंगे, माइनस क्यू में से प्लस क्यू को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू की जो वैल्यू है वो ई प्लस से क्यू से ज़्यादा वैल्यू है। हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, जो ई नेट होगा हमारे पास वो होगा ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। चलो भाई, ई नेट की माइनस क्यू की वैल्यू कितनी थी, के क्यू आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। मान लो एग्जाम में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो इस तरह से देखो, यहाँ पर माइनस है तो नीचे भी माइनस है, और प्लस क्यू है तो यहाँ पे भी प्लस है। हमने उसी तरह से डेरिवेशन को किया है। अब हमारे पास सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, के क्यू और के क्यू दोनों कॉमन है, तो हमने कॉमन ले लिया है। 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर है। हमारे पास जगह बच जाएगी, ये वाली जगह को यूज कर लेंगे। तो देखो के क्यू, हम इन दोनों में से अगर कॉमन ले तो कॉमन का मतलब एलसीएम ले, तो एलसीएम का मतलब होता है नीचे वाली संख्या को आपस में गुणा कर देना। सिंपल सा है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ये आर प्लस ए का स्क्वायर, ये हमने कर दिया गुणा। अब देखो आर माइनस है, आर माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर प्लस ए, और आर प्लस ए का स्क्वायर कर दिया। माइनस का साइन है बीच में तो लगा दिया। आर प्लस ए से आर प्लस कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर माइनस ए का स्क्वायर। ये लो भाई। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है, देखो इसमें कुछ मैथ के फॉर्मूले यूज होंगे, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर कैलकुलेट उधर करते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी होता है। ए माइनस बी का अगर हमें यूज करना पड़ेगा तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a भी होता है। दूसरा यहाँ पर देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी भी लिखा हुआ है, पावर तो कॉमन है तो दोनों में एक साथ चढ़ा देंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का यूज करेंगे हम, तो इसलिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीन फॉर्मूलों का यूज करते हुए इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। चलो आगे की तरफ चलते हैं। ई नेट ये चल रहा है, के क्यू कॉमन हो गया है। चलो इसको पूरे को खोलते हैं। आप ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2ra, तो लिख देते हैं वहाँ पर आर स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ra माइनस, बीच में किसका सिंबल है, देखो ब्रैकेट लगा देते हैं अभी ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर है, तो ए मतलब r का स्क्वायर प्लस एक, इस फॉर्मूले से खोलेंगे, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra, तो ब्रैकेट लगा देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ra। ये हो गया ऊपर का काम। नीचे है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, पावर दोनों में कॉमन है तो पावर तो दोनों में चढ़ा देते हैं ऐसे, और a माइनस बी ए प्लस बी कितना, इस फॉर्मूले से देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। अब ब्रैकेट हटा के सारे साइन को बदल देते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra, देखो ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के, माइनस का आर स्क्वायर, ये प्लस का तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया है 2ra, और नीचे चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये लो, अब कुछ चीज़ें कट जाएगी यहाँ से, देखो काटने वाली चीज़ें काट दो। आर स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का कट गया, और प्लस का 2ra प्लस का 2ra कितना हो गया 4ra, तो हम लिख देंगे के क्यू इंटू 4ra, ऊपर आ गया हमारे पास, और ये आ गया आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अच्छा अब हमें देखो ये जो दिख रहा है 2ra 4ra, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के क्यू तो है ही, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो इस वाली स्टेप को हमने क्या लिख दिया है 2a इंटू 2r, मतलब देखो गुणा करो यही आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, फिर r है और a है, तो 4ra को हमने 2 इंटू 2r लिख दिया। और क्यों लिखा है, तो उसका रीजन बिल्कुल साफ है कि हमें क्या बनाना था, इसको डाइपोल मूवमेंट की फॉर्म में, तो q को 2a के साथ रख दो, q इंटू 2a, और कौन बच गया है अब 2r, और डिवाइड में कौन चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, और हमें बहुत अच्छे से पता है ये फॉर्मूला किसका होता है, p का,
तो ये बन गया है के पी इंटू 2r अपॉन में क्या आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। क्यों हमने ऐसे किया है? क्योंकि पी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू 2 है। तो देखो यहाँ तक पूरा कन्वर्ट हो गया हमारे पास। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लें तो 2 को आगे लिख देते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा, देखो पूरा फॉर्मूला क्या बना, पूरा फॉर्मूला हमारे पास बना, इसको हटा देते हैं आप। पूरा फॉर्मूला बना हमारे पास ई नेट जो है, देखो 2 को आगे लिख लो, 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये एक जनरल फॉर्मूला बन चुका है जिसमें एक्सियल जो लाइन है उसमें कोई से भी पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं। बट हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, हमने लिखा भी था कि जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज है, तो जो ओ और पी के बीच की दूरी है वो ज़्यादा होगी। इसलिए हम लगा लेते हैं कि इफ़ आर इज ग्रेटर देन ए, तो जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है वो लगभग बराबर होगा आर स्क्वायर के, मतलब ये नेगलेक्ट हो जाएगा। चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो ई नेट बराबर 2kpr अपॉन में क्या आएगा, देखो इसकी जगह आर स्क्वायर रख दो और बाहर क्या रखा हुआ है स्क्वायर, तो कितना आया 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर 4 हो गया, एक आर से एक आर कट गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आ चुका है एक्सियल पॉइंट पे, ये वाला केस लगाकर, वैसे जनरली फॉर्मूला ये है बट केस ये लगाया है, तो जो नेट आया हमारे पास वो आया 2kp अपॉन आर की पावर 3। और अगर कोई हमसे पूछे ये डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो देखो डिस्टेंस इन सबको हटा दें अगर, तो 1 अपॉन आर की पावर 3 से ये डिपेंड कर रहा है, जबकि पॉइंट चार्ज में ये आर स्क्वायर के साथ डिपेंड कर रहा था। तो हमने यहाँ तक निकाल लिया। और चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो देखो वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना के इसकी वेक्टर डायरेक्शन भी दिखाएंगे। एक बार हम वापस से उस डायग्राम को बनाते हैं जहाँ हमने छोड़ा था। ये देखो ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, शॉर्ट में बना लेते हैं आप। और ये पॉइंट, ये चार्ज था, मिड पॉइंट था, ये ए था, ये ए था, बीच की डिस्टेंस 2a थी। यही था डायग्राम हमारे पास। ये तो था डाइपोल। अब डाइपोल पे हमने एक्सियल पॉइंट मानने के लिए हमने एक पी पॉइंट माना था, ये पी पॉइंट, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये तो प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये जो डिस्टेंसेज मानी थी हमने वो कितनी मानी थी, आर मानी थी। तो ये जो डिस्टेंसेज हो गई वो कितनी हो गई थी हमारे पास, आर प्लस ए, और माइनस क्यू के कारण कितनी हो गई थी, आर माइनस ए। ये पूरा डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। अब हमें बताना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अच्छा, पी की डायरेक्शन क्या होगी, हमें पता है पी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस क्यू से माइनस क्यू टू प्लस क्यू होती है। तो इसलिए जो माइनस पी की डायरेक्शन होगी वो तो ये होगी, पी मतलब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। अब हमारे पास देखो नेट डाइपोल जो आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है उसमें क्या आ रहा है कि जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये प्लस आ रहा है। प्लस का मतलब है ई और पी एक ही दिशा में होंगे, जो ज्यादा है उसकी तरफ। अगर जैसे यहाँ माइनस आता है इसका मतलब है पी और ई जो कि अगले में आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। लेकिन चूंकि एक ही डायरेक्शन में, इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक जो फील्ड ज्यादा वाला था उसी की डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ये। मतलब हम बोलेंगे पी नेट एंड पी वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। देखो पी भी इधर ही है, पी नेट भी इधर है, और ई नेट किसकी डायरेक्शन में आया, माइनस क्यू की वजह से। चलो अगर इसका वेक्टर फॉर्म हमें लिखना होता तो हम क्या लिखते, कुछ नहीं, हमें ये करना है 2kp पे वेक्टर लगा देते और अपॉन में r की पावर 3। तो ऐसे करके हमने पूरा डेरिवेशन कर लिया है। जिस डेरिवेशन का नाम था एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने, उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, r पे कैसे निर्भर कर रहा है, और दूसरा उसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ये पूरी तरह से कर लिया है। अब हम जो डेरिवेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्वेटोरियल वाला पॉइंट। देखिए अब हम चालू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। निरक्षीय रेखा पर हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और निरक्षीय रेखा क्या होती है हम पढ़ चुके हैं पहले ही, क्या होती है इक्वेटोरियल लाइन, जो एक्सियल लाइन की तो परपेंडिकुलर हो और डाइपोल के सेंटर से पास हो रही होती है, उस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। चलो उसका डायग्राम समझते हैं, क्योंकि डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम समझ आता है, इसका अंदर डेरिवेशन आता है हमको। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डाइपोल, जैसे कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, और इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास ये रहा ओ पॉइंट। ये जो दूरी है सेंटर पॉइंट की वजह से ये ए है, ये कितनी हो गई, फिर ए हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2a। ये तो हो गया डाइपोल। लेकिन अब हमें एक्सियल पॉइंट पे नहीं निकालना है, अब हमें निकालना है इक्वेटोरियल पे। तो पहले हमें इक्वेटोरियल लाइन बनानी पड़ेगी जो एक्सियल लाइन के तो परपेंडिकुलर है।
तो देखो इसके हम ऐसी लाइन खींचते हैं, अब ये देखो इसके तो परपेंडिकुलर है और डाइपोल के सेंटर से भी पास हो रही है, तो इस लाइन के किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये माना पी पॉइंट पे हमें निकालना, और इस डिस्टेंस को हम क्या मानते थे, आर। ओ से जैसे वहां पर पिछले डेरिवेशन में पी को क्या माना था, आर, तो ये वाली डिस्टेंस क्या मान ली हमने, आर। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। अब हमें पता है ये तो 90 डिग्री है ही, ये डिस्टेंस हमें पता है ए है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस तो बड़ी इजी हो गई पाइथागोरस से। हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब हम देखें तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम प्रोसेस से ये भी डिस्टेंस वही हो गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई ये कैसे निकाला हमने हिंदी में, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, तो बेस का स्क्वायर मतलब बेस में कौन है, देखो बेस में तो ए है, तो ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ये, और दोनों का रूट ले लिया। चलो डिस्टेंसेस भी हमने पता कर ली। अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं और एक लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं, जो खींच लेते हैं जो कि बेस के परपेंडिकुलर, ताकि हमें वो चीज़ों में दिक्कत ना आए। अच्छा, और इस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया था, P। चलो अब हमें क्या करना है, देखो ये थीटा एंगल मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल पर है, तो हमें पता है कि जो ये जो इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनती है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये थीटा हो गया। ओके, अच्छा ऐसे ही सिमिलर, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो सेम सेम है, तो ये थीटा अगर है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे की तरफ हम चलते हैं, तो देखो अब डायरेक्शन निकालते हैं, +2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। हमें ये भी पता है कि +2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है, और -q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, उसके खुद की तरफ होता है। तो इस +2 के कारण जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, बाहर की तरफ, जिसको हम E+q बोल देते हैं, मतलब +q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम में सारे कंपोनेंट समझना जरूरी है, उसके बाद डेरिवेशन में कुछ नहीं है, सिर्फ डायग्राम में ही है जो है। अब -q के कारण कैसे होगा, माइनस के कारण खुद की तरफ होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हमने -q बना दिया, ये इसको थोड़ी देर हटा देते ताकि हमें अच्छे से दिखे, E-q है ये हो गया E-q, ये हमारे पास हो। अच्छा एक चीज़ और, ये थीटा अगर है तो ये एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से देखेंगे, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है मैथ की छोटी सी प्रॉपर्टी, अगर ये थीटा होता है तो ये भी थीटा होता है वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण से, और ये एकांतर कोण से। तो देखो वर्टिकल अपोजिट कैसे हो रहा है, ये लाइन को ध्यान से देखेंगे, ये वाली लाइन, ये लाइन जा रही है एक तो, और एक लाइन ये जा रही है, तो ध्यान से देखेंगे दोनों लाइनें एक जगह कट रही है, तो ये वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा। फिर काफ़ी जगह हमें एंगल्स में ही कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा एंगल देख लेंगे एक बार, मैंने कारण भी लिख दिया कि क्यों कर रहे हैं हम इनको इक्वल, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। अब हम करेंगे इसके कंपोनेंट, जो कि 11th क्लास में हमने सीखे थे। कंपोनेंट कैसे करते हैं मैं एक बार साइड में समझा देता हूँ। जैसे ये मान लो कोई आर है, और अगर इसका इस लाइन के साथ थीटा बन रहा है, तो हमें पता है जिस लाइन के साथ थीटा बनता है उसके साथ आर कॉस आ जाता है, और बचे हुए के साथ क्या आ जाता है, आर साइन थीटा। इस तरह से हम कंपोनेंट करते थे, 11th क्लास में हमने ये सीखे थे। चलो अब जैसे कि हम +2 को करते हैं, हम +2 ने थीटा बनाया इस लाइन के साथ, इस लाइन में क्या आ जाएगा, E+q, देखो कॉस आ जाएगा इसके साथ, जिसके साथ वो बनाया हमने, ये लो कॉस थीटा, और बचा हुआ कौन सा एंगल हो गया, ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा फिर, E+q साइन थीटा। तो +2 के कंपोनेंट हो चुके हैं। अब हमारे बचे -q के कंपोनेंट, तो देखो -q ने, ये वाली जो -q वाली लाइन है, ये इसने भी इस लाइन के साथ थीटा बनाया है, तो हम क्या कर देंगे, इसके साथ E-q cos थीटा, और देखो ये 90 डिग्री है, ये इसका 90 डिग्री ये रहा, तो इसको हम लिख देंगे E-q साइन थीटा। तो इसी तरह से इसको क्या लिखेंगे हम, -q वाला भी इसी लाइन में आ रहा है ना, -q सॉरी कॉस आएगा इसमें, क्योंकि थीटा बन रहा है उसके साथ। तो हमने देखा कि ये पूरे तरह से डायग्राम हमने अच्छे से समझ लिया। एक बार लास्ट वापस से देखेंगे, ये तो समझ आ गया था डिस्टेंसेज r² + r² कैसे हो रही है, हमें समझना था थीटा वगैरह कैसे हो रहा है, जैसे ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये थीटा, E+q है, इस लाइन के साथ कॉस, इस लाइन के साथ थीटा बना रहा है तो कॉस आ जाएगा, बचे हुए के साथ साइन आ जाएगा। E-q ये भी थीटा बना रहा है इस लाइन के साथ, तो जिसके साथ कॉस आ गया, और बचे हुए के साथ साइन आ गया। अब हमें पता है कि E+q की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा अब ये भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, +q है वो या माइनस, उससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कितना आता है, KQ/r
आर का स्क्वायर। ये देखो सारे कॉन्सेप्ट का हम यूज कर रहे हैं तो हमको साइड में लिख लिया हमने। अब हम चलते हैं ई प्लस क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं एक बार। तो देखो ई प्लस क्यू की अगर हमसे वैल्यू पूछे तो के होगा, क्यू होगा, और डिस्टेंस देखते हैं आप। प्लस क्यू और पी के बीच की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस ए का रूट है, आर स्क्वायर प्लस ए का रूट है, और इसका क्या है स्क्वायर। तो रूट तो हट जाएगा क्योंकि 1/2 इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास ई प्लस क्यू। ये एक तो ये आ गया है। ऐसे ही ई माइनस क्यू निकाल लेते हैं हम। तो वही देखो ये रहा माइनस क्यू और ये रहा पी, डिस्टेंस अभी भी वही बैठी हुई है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी सेम आएगी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। रूट है वो हट जाएगा, देखो वही करेंगे सेम टू सेम। फिर अगली स्टेप में रूट हट जाएगा तो मैं यहीं लिख देता हूँ सीधा क्योंकि हमने ऊपर करके बता दिया है आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो देखो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम लिख सकते हैं कि ई प्लस क्यू बराबर है ई माइनस क्यू, और दोनों को मान लो ई मान लेते हैं ताकि हमें बार बार प्लस क्यू माइनस क्यू से बच जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। ये रही के क्यू बटा आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो अब देखो जैसे कि ये ई साइन थीटा और ये ई साइन थीटा, मतलब ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन, एक दूसरे के जैसे 5 न्यूटन ऊपर लगा होता, 5 न्यूटन नीचे लगा रहा होता, और नेट फोर्स कितना आता फिर 0, और ये 5 न्यूटन इधर है और यही 5 न्यूटन इधर है, तो फिर हमारा नेट कितना था 10 न्यूटन। इसका मतलब जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आने वाला है क्योंकि ये तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। दोबारा सुनेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों सेम है, देखो हमने देख लिया यहाँ पर, और साइन थीटा तो सेम होगा ही होगा क्योंकि ट्राइंगल दोनों का सेम है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे 5 न्यूटन ऊपर 5 न्यूटन नीचे, तो इसका मतलब नेट कितना आता 0। इधर 5 और 5 एक साथ होते तो इधर ही जो भी आता 10 वो इसी लाइन में आता। इसका मतलब हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाला है, इधर की डायरेक्शन में, जिसको हम आगे प्रूव भी करेंगे। और हमारा डाइपोल किधर है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब ये रहा पी वेक्टर। अब इस बार देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट आ चुकी है। अगर वो इधर है तो दूसरा इधर है, इसका मतलब दोनों के बीच में माइनस का सिंबल जरूर आएगा, और इस चीज को हम प्रूव भी करेंगे अभी। तो मेरे को लगता है पूरा डायग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा, सारी वैल्यू समझ आ गई होगी। अब सिर्फ इसमें कैलकुलेशंस का काम बाकी है। हम एक लाइन और जरूर लिखेंगे इसमें कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा दोनों इक्वल होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू दोनों एक दूसरे के एक लाइन में होने के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देंगे। चलो आगे की तरफ चलते हैं। चलो भाई अब कैलकुलेशन वाला काम हम कर लेते हैं, डायग्राम हम पूरा समझ चुके हैं। तो हमने देखा था कि ई प्लस क्यू, देखो साइन थीटा वाले कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो लिख ही देते हैं ई प्लस क्यू साइन थीटा ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो ये तो क्या कर देंगे, कैंसिल आउट ईच अदर, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है। लेकिन ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक दिशा में होने के कारण क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एट्स अप। इसलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। क्योंकि हमने देखा था कि जो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों तो बराबर माने थे हमने ई के, तो हम इसकी जगह भी ई और इसकी जगह भी ई, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो हमारे पास क्या आ गया, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा बराबर में कितना, 2 ई कॉस थीटा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है। अच्छा आगे की तरफ हम चलते हैं। देखो 2 है, ई की वैल्यू हम निकाल के बैठे थे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमारे पास कहानी आ गई है पूरी कॉस थीटा पर। तो देखो एक बार मैं साइड में ट्राइंगल बनाता हूँ वापस से, और हमें इस ट्राइंगल से ही कॉस थीटा पता करना है। यही हमारा डायग्राम था, ये हमारा थीटा था, ये ए था, ये आर था, और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट था, यहाँ पर पी पॉइंट था। हमें इस ट्राइंगल से थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनियस, आधार बटा कर्ण। थीटा और 90 जिस लाइन पे बनते हैं उसे बेस बोलते हैं, मतलब ए है, और 90 के सामने जो होता है उसे हाइपोटेनियस कर्ण बोलते हैं। तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो हमारे पास कॉस थीटा कितना आ चुका है, ये आ गया ए बटा रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, 2 × में के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से रख लेंगे, ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, और ई नेट बराबर, देखो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ इसको,
P बनाना है हमको, तो Q इंटू टू एक साथ चाहिए हमें, तो हम K को आगे लिख लेते हैं, Q को और 2A को एक साथ लिख देते हैं ताकि हमें P दिख जाए। और ये देखो एक ही चीज़ है, और हमें बेसिक से बहुत अच्छे पता है कि जैसे x की पावर 1 हो और x की पावर 1/2 हो, तो आधार समान होने के कारण, बेस सेम होने के कारण पावर जुड़ जाती है, तो इसका आंसर आएगा 3/2। तो इसी का यूज करते हुए हम देखो यहाँ ये x की पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी 1 + 1/2 3/2। तो मतलब r² + a² की जो पावर है वो 3/2 हो जाएगी। और ये q इंटू टू किसके बराबर है, p के, तो ये आ जाएगा kp अपॉन r² + a² की पावर 3/2। तो ये जनरल पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे निकाला जा सकता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इसके बाद हम स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे जिसमें इसको नेगलेक्ट कर देंगे। चलो वो बात भी करते हैं। अब हम क्या तक समझ आ गया होगा, एक दूसरे को ये सब कर दिया, देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने पूरे प्रॉपर वे में समझा इसको। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, और आगे हम क्या करते हैं, वही वो जो सिर्फ उसमें माना था कि जो r है a से बहुत ज़्यादा है, तो r² + a² लगभग r² के बराबर होगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा। तो जो ई नेट आ रहा था हमारा वो kp अपॉन r² की पावर 3/2। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, तो ई नेट बराबर कितना आ गया, kp अपॉन r की पावर 3। तो अगर देखें तो कैसे डिपेंड कर रहा है ये, ई नेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, देखो ये 1/r की पावर 3, ये हमारे पास आ चुका है पूरा। इसके बाद देखो इसका वेक्टर फॉर्म हमें लिखना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे इसका इनेट वेक्टर फॉर्म, देखो डायग्राम याद है हमें, एक इनेट तो इधर आ रहा था और पी की डायरेक्शन इधर थी, तो हम लगा देंगे माइनस, और वो हो जाएगा kp वेक्टर अपॉन r की पावर 3, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो हमने देखा कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड आता है वो आता है kp/r3, और एक जो एक्सियल पॉइंट है उस पर 2kp/r3। वेक्टर फॉर्म उसमें प्लस प्लस क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे, इसमें प्लस माइनस है, इसका मतलब P और E जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है भाई, E वेक्टर एंड P वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के विपरीत दिशा में हमें प्राप्त होते हैं। चलो ये हमारा एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों के डेरिवेशन खत्म हो गए। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो हमारे एनसीईआरटी जो हमने पूरा पढ़ा है वो उसको थोड़ा सा ऐसे अच्छे से लिख लेते हैं। हमने इक्वेटोरियल पे जो निकाला था वो था kp/r की पावर 3, और जो एक्सियल लाइन पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड वो था 2 × 2kp/r की पावर 3। तो हम ध्यान से देखें तो एक्सियल लाइन पे जो आ रहा है वो आ रहा है 2 × kp/r की पावर 3, और kp/r की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × E इक्वेटोरियल। मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 2 गुना होगा इक्वेटोरियल लाइन के। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछा जाए कि जो एक्सियल लाइन है और इक्वेटोरियल लाइन है उन दोनों का रेशियो कितना होगा, तो देखो 2 को नीचे ले जाओ तो 1/2 होगा। ये हमारा नोट नंबर 1 है, ये हम पढ़ चुके हैं पूरा, और ये हमने अभी डेरिवेट किए थे दोनों फॉर्मूले, उसको अच्छे से लिख लिया यहाँ पर। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 हमसे ये कहता है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी, हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ा था कि +2 चार्ज है तो उससे r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होता था हमारे पास kq/r का स्क्वायर। और ऐसे ही ये मान लो ये +2 था और ये -2 था, ये r था, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था हमने यहाँ पर किसी पॉइंट पर वो आया था हमारे पास कितना, 2kp/r की पावर 3। तो देखो दोनों में देखें ढंग से, तो ये जो पॉइंट 4 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो तो r की पावर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और इसमें जो डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो 1/r की पावर 3 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट चार्ज से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतने से डिक्रीज होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि जैसे r बराबर मान लो 3 है और ये जो p पॉइंट है ये भी r बराबर 3 है, तो अगर कोई पूछे कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा 1/9 से, 1/9 टाइम से 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितने से टाइम हो जाएगा 1/27 टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज से तेजी से डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल इज फास्टर डिक्रीज, जितना भी है देखो यहाँ 1/9 टाइम से डिक्रीज हो रहा है और यहाँ 1/27 टाइम से डिक्रीज हो जाएगा। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है,
हमें वो समझ आना चाहिए था, लेकिन वो उन्हीं को शामिल करते हुए देखा है हमने ये कि ऐसे ऐसे हो सकता है। चलो फिर आगे की तरफ चलते हैं और लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें कि जैसे तो ये काम के नहीं है हमारे मतलब बोर्ड के हिसाब से, बट हम देख लेते हैं नोट नंबर 3। जैसे हमारे पास कोई डाइपोल दिया है प्लस क्यू और ये माइनस, चलो इसको माइनस क्यू मान लेते हैं ताकि हमें डायरेक्शन एक तरफ दिखे, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और ये वही सेंटर पॉइंट। इस बार ना तो हमें एक्सियल पे निकालना है ना इक्वेटोरियल पे निकालना है, मान लो कोई थीटा एंगल पे पॉइंट है पी और वहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। हम डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में नहीं है डेरिवेशन, हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं सीधा। और ये दूरी है आर, तो आर कॉमा थीटा वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस बार, क्योंकि हमने यहाँ निकाल लिया था, यहाँ निकाल लिया था। अब एक जनरल पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इस केस में जो जनरल पॉइंट पे आता है वो आता है कितना, याद रखना है के पी बटा आर की पावर 3 और 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला आता है। ये याद रखेंगे हम, जैसे अच्छी एग्जामों में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो हम ये इसको यूज कर लेंगे। जैसे ये है वही, जैसे थीटा बराबर 0 कर लो तो ये हमें एक्सियल लेंगे। देखो ये लाइन है, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो ये लाइन इस पे आ जाएगी, और 90 हो जाएगा तो ये इक्वेटोरियल लाइन को बता देगा, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो देखो ई एक्सियल आ जाएगा, इससे कितना आएगा के पी बटा आर की पावर 3 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना रखना है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर हमारे देखो यहीं सॉल्व कर देता हूँ, कॉस 0 कितना होगा 1, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। मैं यहीं कर दिया सारा, और इसको आगे लिख देंगे तो ये देखो वही एक्सियल वाला पॉइंट हमें दे देगा इस फॉर्मूले से। ऐसे थीटा बराबर 90 में देखो ये इक्वेटोरियल लाइन देगा हमें, कैसे हम लिखेंगे के पी बटा आर की पावर 3 और रूट के अंदर है हमारे पास 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या पुट करना है 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और 0 को किसी से भी गुणा करो कितना आएगा 0, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, और 0 का रूट कितना होता है 0, सॉरी 2 मिनट ये गलत हुआ, 1 प्लस था ना ये 3 इंटू 0, तो ये वैल्यू 0 आएगी, और 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। तो ये इक्वेटोरियल वाला आ गया, और दोनों हम डेरिवेशन अलग अलग तरह से कर चुके हैं। तो ये था हमारा आर कॉमा थीटा वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और ये डाइपोल के कारण ही था सारा। तो हमने एक्सियल, इक्वेटोरियल, डाइपोल मूवमेंट सारा चीज पढ़ लिया है। इसी तरह से आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि ये वीडियो लगातार आते रहे। थैंक यू।